कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महराज और टीमल कहार को साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज्यादा जगह की वहां जरूरत भी न थी। हाथे में तरह तरह के फल पौधों लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे, पर रतन को वह जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं। उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। सगस्र ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही, जैसी प्रयाग में थी। लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की भी सुधि न रहती। वकील साहब चाहते थे कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोल कर कराहे। उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे। वह पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल कर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद आई थी? तो कहते, हाँ खूब सोया। रतन पत्थे सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती, अब यह अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से भी वह यही समाचार कहती। वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, माँ, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, ईश्वर सर बढ़कर क्या बात होगी। मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। शाह आमा को घूम आया करो। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहा आ जाओ। मेरा तो कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता। मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पा जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहाँ भाग कर जाइएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, जा आला से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर भूल गई। वकील साहब ने साग्रह कहा, आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लगेकर चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मग ए रवि, मैं तो अच्छा हो रहा हूँ। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे न दिखाई देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती हैं? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है? महराज और कहार से वह यह शंका न कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती। वह इतने दिनों से यहाँ है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, माँ, मुझे जरा उठाकर बिठा दो। टीमल पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो। कई दिन हो गए, चाय की सूरत नहीं देखी। यह पत्थे मुझे मारे डालता है। दूध देखकर ज्वर चढ़ आता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा, बापा, ऊजी सो देख लेव। यह तो मैं पहले ही कहने वाला था। सो देख लेव बहूजी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से डरता नहीं टीमल, अब बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा।
फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा। टीमल ने कहा, बा बहू जसो देख लेव, आप ऐसी बातें ना करें, भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाओ, आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं। सो देख लेव कुछ मानते ही नहीं, मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो। सो देख लेव, आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओझे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह उधर लिया। प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि यह प्रवंचना है, ढोंग है, लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते। मुंह उधर लिया। महराज ने चाय लाकर कहा, सरकार चाय लाया हूँ। वकील साहब ने चाय के प्याले को क्षुधित नजरों से देखकर कहा, लग जाओ, अब न पीऊंगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महराज, जब से मैं आया हूँ मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है। महराज ने टीमल की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे, खुद सोचने की शक्ति उनमें न थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हैं तो वह भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए। टीमल ने उनके असमंजस को भांपकर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। महराज बोले, हाँ कुछ हरा जरूर हुआ है, मुदा बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उसके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती हो। उनका दम अब पहले से ज्यादा फलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी दहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फल और पौधों मलिन मुख, सिर झुकाए, आशा और भय से विकल हो कर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे, उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मचल रही थी। शीर स्वर में बोले, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित हो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय न थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही है, बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं वह घूम कर आती होंगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ गए? कुछ उसका पता मिला? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं न दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं, वह भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया ना? वकील साहब ने दबी जबान से कहा, आओ खा लूं। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं। वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा, फिर आप ही आप उसका आशय समझकर बोले,
नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूँ। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, माँ चाहता हूँ कि अपनी वसीयत लिखवा दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया, मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए, उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए, मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया और अब वह निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध अश्रुकंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं, यहाँ किससे सलाह ली जाए, कोई भी तो अपना नहीं है। अपना ओ के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या क्या करे, आखिर भाई बंद और किस दिन काम आवेंगे, संकट में ही अपने काम आते हैं। फिर यह क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ, ये वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं, क्या होने वाला है भगवान? यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता याद आई, उसके आंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उसने हमें आंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था, कितनी जल्द उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। यह आधार भी अब नहीं। महाराज ने आकर कहा, सरकार भोजन तैयार है, थाली परसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया, मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके। वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, दो ही फुलके खा लीजिए सरकार। और रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था, वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियां उमड़ उठी। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, कहियो ओ महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे, कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। अब महाराज की आंखें डबडबा गई। बोले, आधा सब अच्छा ही करेंगे बहूजी, घबराने से क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं है। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी न मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहूजी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, किसी को जरूर बुला लाना, सरा कर चिड़ेंगे। अम्मा तो कहती हूँ। यह कहती हुई वह कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहाना नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज वह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे, मैंने ही टाला। दिल घबरा रहा है हन, जी चाहता है थोड़ी सी संखिया खाकर सो रहूं। विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूँ, उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड का हेतु ही हमें ना मालूम हो,
उस दंड का मूल्य ही क्या, वह तो जबरदस्त की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे, निर्जन, कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे अंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों का चक्कर लगा आई, पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माता, अजय को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी।